आपके भी जो हॉस्टल है ना, 3-4 लोग रहते हैं, उनमें एक ऐसा दबंग जरूर होगा, वो सारे फैसले करता होगा। जैसे अचानक 8 बजे हो रहा, चलो यार चलो चलो उठो फिल्म लेके आते हैं। अब आपका पढ़ने का मन बहुत दिन बाद हुआ पहली बार, और आपने कहा कि यार आज तो पढ़ने का मन, क्या पढ़ने का मन, चलो जल्दी खुल कर की बात पढ़ो। और आप डर के मारे कि इसके बाद ये क्या करेगा पता नहीं, आप उठ जाते होंगे कि चलो ये चलो। तो वो है दबंग और आप हैं दब्बू। दब्बू वो है जो दूसरों के हिसाब से फैसले लेता है, दबंग वो है जो दूसरों के फैसले लेता है। ये दोनों बेकार किस्म के लोग होते हैं। दब्बू बेचारा ये भी नहीं कह पा रहा कि मेरा आज मन नहीं है फिल्म देखने का। ये वही बच्चे हैं जो दोस्तों की संगति में बिगड़ जाते हैं, और जिनकी संगति में बिगड़ते हैं वो ऊपर वाले हैं, दबंग लोग। 4 रहते 3 सुट्टा लगा रहे हैं, चौथे से आ जाओ भी आ जाओ। और वो बेचारा गोलू किस्म का बच्चा है, उसने कहा कि नहीं नहीं मेरी मम्मी ने मना किया था, सुट्टा नहीं लगा रहा, बुरी बात होती है। अब ये 3 इसका मजाक बनाएंगे, बहुत खराब लगेगा, मम्मी का दुलारा आ जा 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 जा। इसके लिए भाई इसको दूध दो, इसको दूध की बोतल दो, इसको ये छोटा बच्चा है, बेबी है बेबी है। ऐसे कह के वो बेचारा पहली डरपोक टाइप का है, इतना उसका भूत बना देंगे कि अंत में वो खुद को मर्द साबित करने के लिए सिगरेट पी लेगा या हुक्का पी लेगा, क्योंकि दब्बू है। और ये दबंग टाइप के लोग, सबसे अच्छा वो है जो सेंटर में है, न इधर न उधर। कोई कितना भी दबाव बनाए, दबाव में आता ही नहीं, और दूसरों पर दबाव बनाता ही नहीं, ऐसा व्यक्ति। 3 लोग कह रहे हैं कि सिगरेट पी ले पी ले पी ले, अरे दोस्त नहीं है तो क्या बोलेगा, तुम भी तो दोस्त हो, तुम छोड़ दो। मतलब मैं दोस्ती साबित करने के लिए सिगरेट क्यों पीऊं? दोस्ती साबित करने का इतना ही शौक है, तुम छोड़ दो, मत पियो। अरे तो तुम माँ का दुलारा है, हाँ हूँ माँ का दुलारा हूँ, तुम नहीं हो, किसी और के यहाँ से आए हो, हम माँ के दुलारे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अरे बेबी है दूध पिलाओ, हाँ दूध भी पियेंगे, चाय भी पियेंगे, कॉफी भी पियेंगे, पर सिगरेट नहीं पियेंगे। पीनी होगी तो अगरबत्ती पियेंगे, ये नहीं पियेंगे। डर किस बात का है? किसी की धौंस में क्यों आएगा? इस व्यक्ति का जो मैं है ना, सबसे शानदार है। इसको बोलते हैं असर्टिव। जब आप एथिक्स पढ़ेंगे, तीनों टाइप्स पर्सनैलिटी के आएंगे आपके सामने। ये हुआ, ये रैंडम है, जो जो दिमाग में आता जाएगा सोचते जा रहे हैं। लेकिन इस रैंडम थिंकिंग को और इजी कैसे बना सकते हैं? तो मैं आपको कुछ सूत्र बताता हूँ, आप उन सूत्रों से सोचिए, यही सब चीजें फिर से आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन उससे सोचने की प्रक्रिया थोड़ी सी आसान हो जाएगी, ठीक है? जब भी आप सोचें, अपनी कॉपी में सबसे पीछे 1-2 पृष्ठ बनाइए रफ कार्य हेतु, ठीक है? बाद में उसको काट देना। कई लोगों का रफ कार्य इतना साफ सुथरा होता है कि लगता है कि ये भी निबंध का हिस्सा है, और कुछ लोगों का मुख्य उत्तर इतना खराब होता है कि लगता है कि वो भी रफ पे चल रहा है। तो इसलिए जो रफ कार्य है उसको अंत में काट दीजिएगा, ताकि परीक्षक को भरोसा रहे कि हाँ यहाँ से रफ कार्य शुरू हो गया है। परीक्षक को निबंध पढ़वाना आसान काम नहीं है, वो इस मूड में आता है कि नहीं पढ़ूंगा, आपको पढ़वाना है उसको अच्छे से, ऐसा लिखना है कि वो बेचारा फंस जाए कि इतना अच्छा कैसे छोड़ सकता हूँ। और मैंने कई कॉपी चेक की जिसमें रफ की स्पेलिंग अंग्रेजी में ये लिखी होती है, तो ये पढ़ते ही 10 नंबर वैसे ही कम हो जाते हैं उस बच्चे के, कि ये देश को नहीं संभाल पाएगा, ये भाव मन में आता है। तो एक सूत्र है कि जहां आपको अंग्रेजी में स्पेलिंग ना आती हो किसी भी शब्द की ना, तो वहां देवनागरी में लिखी ज़्यादा ठीक है, उसमें दुर्घटना की संभावना कम है। रफ पर की शीट बनाइए, वहां पर सोचने का अभ्यास कीजिए। और रैंडम पॉइंट्स, पहले पेज पे कुछ नहीं करना, रैंडम पॉइंट सोचने। हाँ, रैंडम पॉइंट सोचने कैसे हैं उस पर हम थोड़ा सा भी अभ्यास करके देखते हैं। देखिए, निबंध में एक तो सबसे शानदार चीज है कोटेशंस। कोटेशंस का फायदा हिंदी में ज्यादा है, अंग्रेजी में उतना फायदा नहीं है। अब जैसे शेक्सपियर ने क्या लिखा, वो शेक्सपियर को ही पता है, कुछ ही लोगों को पता है। और परीक्षक चाहे अंग्रेजी वाला हो यूपीएससी में कहीं का हो, और उसको हिंदी और उर्दू की पोइट्री का ठीक ठाक आइडिया रहता है। अगर आपने कुछ बढ़िया शेर व शायरी उसमें लिखी ना, परीक्षक कितना भी अंग्रेज टाइप का हो, वो शेर हिंदी में सुनता है,
अंग्रेजी में शेर वाली फीलिंग नहीं आती ना, शेर वाली। और अंग्रेजी की जो कविताएं हैं वहां तक गति सबकी है नहीं, बहुत कम लोगों की है। तो अंग्रेजी माध्यम का परीक्षक हिंदी की शायरी सुन के बाग बाग हो जाता है, ढेर हो जाता है कई बार। तो सबसे पहले सोचिए कि क्या आपको कोई अच्छी सी कविता, कोई अच्छा सा शेर, लेवल ध्यान रखिएगा बस। जो ट्रक के पीछे लिखे होते वो मत लिख के आ जाएगा। कहीं आप कहें कि इस ट्रक नंबर यहां से उद्धृत किया गया है। अपना लेवल मेंटेन रखिएगा। ऐसा शेर की पढ़ के मतलब मजबूर हो जाए परीक्षक, दिल पे हाथ रख के कॉपी चेक करे उसके बाद, ऐसा कुछ। या कोई फिल्मी गीत ही याद आ जाए। मैं पूरे होशो हवास में आपसे फिल्मी गीत कह रहा हूं। मतलब कोई चीज फिल्म की है ऐसा होते ही खराब थोड़ा हो जाती है। बस बढ़िया फिल्म हो, बढ़िया गीत हो। जैसे किसी बच्चे की कहानी पर आए और आप कहें कि हाल ही में एक फिल्म आई थी, कौन सी थी, तारे जमीन पर या सारे जमीन पे, तारे जमीन पे। और उस फिल्म में गीत था, क्या था, तुझको पता है ना मेरी माँ, ऐसा कोई गीत था ना। और आपने उसकी 4 लाइनें लिख दी। और गलती से कॉपी चेक करने वाले कोई परीक्षिका है जो इस फेज से गुजरी है, आप समझ रहे हैं क्या होगा उसके बाद? कॉपी गीली हो जाएगी आंसुओं से। डब 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 आंसू बह रहे हैं, कॉपी चेक हो रही है, और ये होगा। देखो, अगर आपको नंबर चाहिए बहुत अच्छे, दिल पे हमला करो। दिमाग पे तो आप कर भी नहीं पाएंगे परीक्षा के, क्योंकि उसका दिमाग आपसे 30 साल पहले से अभ्यस्त है इन सब चीजों का। हमला दिल पे करना है। अच्छी बढ़िया कोटेशन, इसका अभ्यास हम करेंगे। बहुत सारी कोटेशन हम मिलेंगे, आप भी इकट्ठा कीजिए जहां जहां से मिलते रहे। कविता शेर वगैरह ना मिले तो किसी ने, कोई महान व्यक्ति ने कोई कथन कहा हो, किसी महान व्यक्ति का कोई कथन, व्यक्ति का नाम न भी याद हो कोई दिक्कत नहीं, हम लिखिए किसी महान व्यक्ति ने कहा है, खत्म बात। आपका मन करे कि नाम लिखना है, लिखना है, कोई ऐसा अजीब सा नाम लिखिए जिस नाम का आदमी था ही नहीं कहीं। उसने कहा है, डेविड ब्राउन ने कहा है। कौन कौन पूछता है? मतलब ज्यादा अच्छा है कि आपको नाम पता हो ठीक से। ऐसा कोई प्रसिद्ध नाम मत कोट कर देना कि महात्मा गांधी ने कहा है कि हिंसा से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, ऐसा नहीं। मतलब मैच करना चाहिए। अनमैच लिखेंगे तो मामला फंस जाएगा, है ना। इससे बढ़िया कोई ऐसा नाम लिखिए कि प्रसिद्ध इतिहासकार अलेक्जेंडर ब्राउन ने लिखा है। तो होगा ब्राउन, ग्रीन रेड येलो कुछ तो होगा ही होगा। तो ये मैं आपको सलाह दे नहीं रहा हूं, लेकिन ऐसा कई लोग करते हैं, धूमधाम से करते हैं, नंबर लूट के ले आते हैं ऐसी हरकतों से। आपको कॉन्फिडेंस हो, भरोसा हो कि ठीक से मैनेज कर पाएंगे तो कर लीजिए, नहीं तो जो प्रामाणिक चीजें हैं उनको लिखना बेहतर होता है। कथन किसका? कोई जैसे मान लीजिए दार्शनिक है, सुकरात जैसे मान लीजिए, महात्मा गांधी है, और कुछ नहीं तो 8-10 व्यक्तियों के नाम और उनके कुछ कुछ कथन मैं आपको लिखवा भी दूंगा, लिख के दे दूंगा। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये 3 पश्चिम में, फिर थोड़ा सा J.S. मिल को उठा लीजिए, वह तो बेंथम हो गया। आधुनिक काल में जाएंगे तो मार्क्स है, हीगेल है, ऐसे 8-10 फिलोसोफर पश्चिम के, उनके कुछ कुछ कथन पता हो आपको, और पुस्तक का नाम पता है, फिर तो और मतलब घातक मामला हो जाएगा कि प्रसिद्ध विद्वान फ्रेडरिक एंगल्स ने अपनी किताब, क्या फैमिली स्टेट एंड क्या है, एक बड़ा लंबा सा नाम किताब है, तो अभी एक कोई किताब का नाम, इस पुस्तक में लिखा है कि, फिर उदाहरण चिन्ह में उसका कथन। ये निबंध की शुरुआत बहुत शानदार मानी जाती है और कोटेशन का इस्तेमाल तो सबसे अच्छा माना ही जाता है। हम भूमिकाएं लिख के देखेंगे। ऐसे भारत में है तो आप कौटिल्य का नाम लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, महात्मा गांधी का नाम, बुद्ध, महावीर, ये सब नाम ऐसे हैं जो एकदम स्वीकृत नाम है। भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद की भाषा से शुरू करते हैं, बहुत शानदार माना जाएगा। अम्बेडकर साहब की बात कर सकते हैं,
और 20 साल बाद नरेंद्र मोदी की बात भी कर सकते हैं कि विष्णु के 10वें अवतार ने कहा है कि ऐसे करके आप उनकी व्याख्या भी कर सकते हैं। अभी नहीं, थोड़ा समय लगेगा उसके बाद, ठीक है। तो किसी व्यक्ति ने कुछ कहा इस बारे में, इसी प्रकार से किसी फिल्म का कोई डायलॉग आपको ध्यान आ जाए, फिल्म अच्छी हो, डायलॉग अच्छा हो। ये नहीं कि शोले फिल्म में जब वीरू ने बसंती से पूछा तुम्हारा नाम क्या है बसंती, तो स्पष्ट होता है कि मैं का मतलब नाम होता है, ऐसे नहीं है ना, कहीं मैं की कोई भावना आई हो। जैसे कोई ऐसी फिल्म जिसमें नायक ने लोगों को डांटा हो कि तुम सब सिर्फ अपनी मैं में खत्म हो जाओगे, समाज के बारे में कब सोचोगे, कुछ ऐसी बात किसी फिल्म में रही, उसे कोट कीजिए। मदर इंडिया जैसी कोई फिल्म है, उसे कोट कीजिए। फिल्म कोट कीजिए 1950 से 70 के बीच की, या तो क्योंकि जो परीक्षक है उसी दौर में फिल्में देखता था भाग भाग के, उस समय की फिल्में उसको याद है सारी, या रिसेंट कोई शानदार फिल्म आई हो जिसने कोई अवार्ड्स वगैरह जीते हो, ऐसी कोई फिल्म, ठीक है। तो सबसे पहले सोचिए कि ये सब आपके पास क्या क्या उपलब्ध है। तीसरी बात, कोई डेटा, डेटा का मतलब कोई ऐसी रिपोर्ट हो, कोई ऐसा इंडेक्स हो। ये मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं सोचने का। अब वो हर टॉपिक में हर चीज अप्लाई नहीं होने वाली है, आपको देखना पड़ेगा कौन से टॉपिक में क्या क्या अप्लाई हो सकता है। तो एक तो ये तरीका है, किसी भी विषय पर तुरंत सोचिए। और ये जो है ना, ये नगीने हैं, नगीने जो आपके निबंध को बहुत सजाएंगे, संवारेंगे। और यदि आपका निबंध 120 नंबर के लायक है तो ये उसको 150 नंबर तक पहुंचा देंगे, क्योंकि ये सजावट बड़ी अच्छी करते हैं अगर आप इसका इस्तेमाल ठीक से करें तो। फिर अब जैसे मैं है, सोच के बताइए ना, कोई ऐसी कविता, कोई ऐसा शेर, कोई ऐसा फिल्मी गीत, कोई कथन किसी का, कोई डेटा जिसका संबंध मैं से बनता हो, सोचिए। किसी ने बहुत अहंकार की बात कही हो, किसी ने स्वार्थ के बारे में, पहले अपने अर्थ निकालिए ना। सबसे पहले मैं के अर्थ में जैसे आपने सोचा, स्वार्थ एक सेंस हो सकती है, अहंकार एक सेंस हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले सेंस दिमाग में रखिए कि मैं का मतलब अहंकार, स्वार्थ, अपने बारे में सोचना, इस तरह का मामला है, ठीक। अब आप सोचिए कि ऐसा कोई भी कथन, कोई कविता, कोई गीत, कोई गजल जिसमें अहंकार या स्वार्थ से जुड़ी कोई भी बात कही गई हो। क्या बात है, बागमा फिल्म के अंत में अमिताभ बच्चन की जो स्पीच है वो इसमें आ सकती है, बढ़िया है, ले आइए। बागमा फिल्म भी अच्छी है, और उसी उम्र के लोगों के बारे में, जिस उम्र के लोग कॉपी चेक कर रहे हैं आपकी, तो उनको और अच्छा लगेगा कि हमारे बारे में भी सोचा गया है। बढ़िया, बहुत बढ़िया है। उठ के जोर से, हा, क्या बात है। देखो हिंदी साहित्य के जो बच्चे हैं ना, उनको कम से कम 10 नंबर की एडिशनल एडवांटेज निबंध में रहने वाली, क्योंकि उनके पास इतनी कविताएं रटी हुई हैं उन लोगों को। जैसे आपका हिंदी साहित्य है, हाँ, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सुना आप लोगों ने? बाकी नहीं, हिंदी वालों ने सुना ही होगा, बाकी लोगों ने सुना कि सुना। आपका विषय क्या है? आपका वैकल्पिक विषय, हाँ, हिंदी साहित्य है आपका। इतिहास, ये वाला सुना है आपने? कबीरदास का नाम सुना है? हाँ, वो तो इतिहास में पढ़ते हुए ना। कबीरदास नाम के एक शानदार लेखक हुए, इतना साहसी आदमी पूरे भारत में आज तक नहीं हुआ है। और ऐसी गहरी बात कह दी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो न समाई। इसका मतलब जब तक मुझमें मैं का भाव था ना, तब तक ईश्वर नहीं मिला, और जब ईश्वर मिल गया तो मुझे मैं का भाव ही खत्म हो गया। समझ में आ गया कि मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। प्रेम की गली बड़ी संकरी होती है, जिसमें दो नहीं समाते, पहले दो को मिलके एक होना होता है। जब ये भाव एकदम खत्म हो जाए कि मैं अलग हूं तुम अलग हो, उसके बाद प्रेम के रास्ते पर बढ़ना है। खाली आओ ना करने से नहीं होता है, उसके लिए जीवन में बड़ी गहराई लानी पड़ती है। उसके लिए ये खाली बोलने से नहीं होता है, बहुत गहरा मामला होता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा खेलते हैं।
जिनका नहीं है हिंदी साहित्य नोट कर लें, किसी बहाने कम से कम कुछ उदाहरण तो उनके पास आएंगे ना। तो मैं बोल के नोट करवाऊं फिर से, या मैं नोट कर लिया है? लिखो, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, कौमा, अब हरि है मैं नाही, पूर्ण विराम। नीचे दूसरी लाइन में लिखिए, प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। लिख लिया? छूट गया? याद है? बहुत बढ़िया। जामे दो न समाही, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। मैं आपको कम से कम 500-600 उदाहरण इस बार लिख के देने वाला हूँ इस बैच में। अब तक मैं सोचता था, इस बार में काम कर लिया है। मैं कोशिश करूँगी टॉपिक वाइज क्लासीफाई कर दूँ कुछ कुछ, ताकि आपके लिए आसान रहे उनको याद रखना। चलिए, और कुछ सोचिए, कोई फिल्मी गीत भी बताइए ना। बोलिए, हाँ उठिए। हाँ ठीक है। धर्मवीर भारती साहित्यकार, उनका जिक्र कर रहे हैं कि उनकी एक कविता है, मैं रथ का टूटा पहिया, लिख सकते हैं। देखिए क्या बात कह दी है, गजब। ये कह रही है कि शंकराचार्य ने कहा अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि असल में शंकराचार्य का कथन नहीं है, ये कथन उपनिषदों का है। इसकी व्याख्या शंकराचार्य ने भी की है, कई लोगों ने की है। तो उपनिषदों में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ऐसे जो सूफी लोग थे वो बोलते हैं अन अल हक, जिसका मतलब होता है कि मैं ही खुदा हूं। ये सामान्य मुसलमान नहीं कहते, उनकी तो इतनी पिटाई हो जाएगी ऐसा कहेंगे तो। सूफी लोग कहते हैं, क्योंकि वो पिटाई से परे हो चुके होते हैं, प्यार में डूबे होते हैं भगवान के। हाँ, सरमत के बारे में कहते हैं कि उसने ऐसा कहा, और मंसूर के बारे में, मंसूर को मार दिया गया था ये कहने के आरोप में। और कुछ बताओ जैसे मैं का जिक्र हो, ऐसा कोई कथन कि मैं तो ये हूं, 30 में रखा हूं, या ये कि मैं तो कुछ नहीं। स्वार्थ अहंकार, देखो अहंकार का मतलब प्लस माइनस, अहंकार से भरा कथन, अहंकार नहीं है ये कथन। जैसे जब मैं था तब हरि नहीं, अहंकार नहीं है। स्वार्थ से भरा कथन, स्वार्थ रत्ती भर नहीं है ऐसा कथन। आपको 4 तरह के कथन ढूंढने हैं। स्वार्थ की भरमार हो, स्वार्थ शून्यता हो, अहंकार की भरमार, अहंकार शून्यता। अब हम साहित्य वाले बच्चे को दबाव मत बनाओ सबके ऊपर। लुई 16 देखिए, ये कुछ बात हुई। ये वही है जो फांसी के फंदे पे टांगा गया था जिसको, गिलोटीन वाला ना, आई एम द स्टेट। ठीक ऐसी बात कही शिवगामी देवी ने, मेरा वचन ही है मेरा शासन। तो ऐसे कई राजा, जो सोवरेंटी की एक कंसेप्ट होता है सोवरेंटी का, जिसको बोलते हैं मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट। एक सेकंड। संप्रभुता की धारणा में कुछ लोग मानते हैं कि संप्रभुता पूरी की पूरी एक व्यक्ति के हाथ में होती है जो राजा है। तो इस कंसेप्ट का नाम है मोनिस्टिक सोवरेंटी। और जो भी इसका इस्तेमाल करता है वो हमेशा राजा हमेशा बोलता है कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, या आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं। जी अब बताएं, क्या बात है। हिंदी साहित्य है आपका भी, कोई और विषय है? साहित्य ही है। आप लोग सब पे आतंक पैदा कर रहे हो बिना बात। कबीर का एक और दोहा है, ये आपने सुना होगा, फिल्म का गीत भी है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। तेरा नहीं, तोर मतलब वही है, तोर। तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोर। क्या बात है, लिख लो, मेरा मुझ में कुछ नहीं। अगर जो कथन आप ना लिख पाए ना, गूगल पे लिखना, खट से आ जाएगा। मेरा मुझ में इतना लिखते ही गूगल बाबा आपको बताएंगे कि आगे क्या है। क्या बात है। और बताओ, मैं, क्या बात है। देखिए, जो मैंने कहा ना, सेल्फ परसेप्शन। अब ये देखिए, इसलिए डिपेंड करता है कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपने कौन कौन से विषय पढ़े हैं।
सेल्फ परसेप्शन का सिंपल सा मतलब है कि मेरी अपने बारे में क्या सोच है। देखो 3 तरह के लोग हो सकते हैं, आपको मैं समझाऊं। आप में आत्मविश्वास का कितना स्तर है उसको अगर समझना चाह रहे हैं, कितना है और क्यों है, उसकी वजह समझना चाहें